तो हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हम पढ़ रहे थे उत्तराखंडों में वनों का इतिहास, और ईयर बाय ईयर हम चीज़ों को लिख रहे थे, और आपने वो लिख भी लिए होंगे और नोट्स भी बना के आपने वो रिवाइज करके याद भी कर लिए होंगे। तो आगे वाली क्लासेस को लिखते हैं आज और आगे बढ़ते हैं ईयर बाय ईयर, और देखते हैं कि आज़ादी के बाद तक भारत में वनों से संबंधित क्या क्या नियम कानून बने थे। अभी तो हम जो भी रूल एंड रेगुलेशन पढ़ रहे हैं वो आज़ादी से पहले का पढ़ रहे हैं, जो अंग्रेजों ने बनाए थे। आज़ादी के बाद भी कुछ ना कुछ वनों से संबंधित रूल बने होंगे, कुछ एक्ट आए होंगे, वो क्या क्या रूल एंड रेगुलेशन थे उन पे भी हम फोकस करेंगे। फिलहाल यहाँ से आज के क्लास शुरू करेंगे। क्लास वहीं से शुरू होगी जहाँ पे लास्ट क्लास को ड्रॉप किया गया था। कंटिन्यूअसली आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की क्लास में क्या इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं, ठीक है। लास्ट क्लास का रिवाइज जरूर करें। अगर आप प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं और मुझसे बना रहे हैं तो कल वाली क्लास में मैंने आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेट्स लिखाई थी। क्या वो इंपॉर्टेंट डेट्स आपने याद कर लिए? अगर आपने वो याद नहीं करी है तो एक बारी पहले आप उनको याद कर लीजिएगा, तभी आप इस वाली क्लास को पढ़ सकते हैं। अदरवाइज फ़ायदा नहीं है इन चीज़ों का कि आप बस लिख रहे हो और आप याद नहीं कर रहे। ओके मेरे भाई, चलो। तो आज की डेट हम लिखते हैं 1935, ठीक है। 1932 तक मैं आपको लिखा चुका था जब चमोली में वन पंचायतों का गठन हुआ था। उत्तराखंड में वन पंचायतों का गठन 1931, और 4 ऐसे जिले थे, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, पौड़ी, जहां पे वन पंचायतों का गठन 1930 में हुआ था। कैलाश गैरोला जी वन समिति के जब अध्यक्ष थे तो वो गए थे मद्रास और वहीं से वन पंचायतों का कॉन्सेप्ट लेके आए थे। उम्मीद करता हूँ लास्ट क्लास का रिवीजन आपको याद होगा। तो 1935 में भारत में आया था नेशनल पार्क एक्ट। एक्ट बोले तो अधिनियम। तो राष्ट्रीय उद्यान एक्ट कब आया? तो राष्ट्रीय उद्यान एक्ट आया था आपके पास 1935 में। और इसी राष्ट्रीय उद्यान एक्ट के तहत भारत में क्या बना था? पहला नेशनल पार्क बना था। भारत में पहला नेशनल पार्क बना था। अब भारत वाला जो पहला नेशनल पार्क है ये सिर्फ भारत का ही नहीं, पूरे एशिया का पहला नेशनल पार्क होने का रिकॉर्ड अपने पास में धारण कर चुका। वो आपको पता भी है क्योंकि वो भी उत्तराखंड में ही है, जिसका नाम है कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या था? हैली नेशनल पार्क था। हैली दैट टाइम के तत्कालीन गवर्नर हुआ करते नैनीताल में, तो उन्हीं के नाम पे ये पड़ा था हैली नेशनल पार्क। बाद में इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क भी पड़ गया था आज़ादी के बाद। फिर इसका नाम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। और अभी आपने देखा होगा जब हरक सिंह रावत जी वन एवं पर्यावरण मंत्री थे बीजेपी की गवर्नमेंट में, अभी तो फिलहाल कांग्रेस की गवर्नमेंट को ज्वाइन कर चुके हैं, बट पार्टी को पहले वो बीजेपी में थे और उत्तराखंड में वन मंत्री भी थे, तो वापस उसका नाम रामगंगा रखने की बात भी चली थी, मुहिम भी चली थी, बट अभी वो ठंडे बस्ते में चला गया है, ठीक है। जब नाम चेंज करने का कॉन्सेप्ट बड़े लेवल पे चल रहा था तो कह रहे थे कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम वापस रामगंगा रख देते हैं, ठीक है। तो ये हमको पता है कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में। 1935 के बाद हम एक नई डेट पे चलते हैं, और नई डेट है 1948। मेरे दोस्त, आप ये ना सोचे कि मैं नेशनल पार्क या कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में नहीं लिखाया है। मैं अभी तुम्हें भारत में वनों का इतिहास लिखा रहा हूँ कि वनों से संबंधित क्या क्या रूल बने थे, तो उन मुद्दों पे इंपॉर्टेंट ईयर पे मैं बात कर रहा हूँ। अगर अब मैं कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर घुस जाऊँ तो आप एक बार नैनीताल जिले वाली वीडियो देखना, प्रॉपर 1 घंटे की क्लास है कॉर्बेट नेशनल पार्क की। जब हम नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम उन ईयर बाय ईयर की बात कर रहे हैं जो वनों से संबंधित है। आपको बात समझ में आ गई होगी। 1948 क्यों चर्चाओं में आता है गुरुजी? तो ये चर्चाओं में आता है, इस टाइम बना था केंद्रीय वानिकी परिषद। क्या बना था? केंद्रीय वानिकी परिषद बना था। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये भी आपको याद रखना है। इसको बोला जाता है सेंट्रल फॉरेस्ट्री काउंसिल। सेंट्रल फॉरेस्ट्री काउंसिल, अंग्रेजी मुझे आती नहीं है, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो सेंट्रल फॉरेस्ट्री काउंसिल बनती है। वानिकी परिषद जो होती है, ये वानिकी 2 प्रकार से किया जाता है। आपने कभी ये वर्ड सुना होगा कृषि वानिकी, कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कृषि वानिकी क्या है, या आपके पास आ जाएगा शहरी वानिकी। तो शहरी वानिकी क्या है भाई, ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। कृषि वानिकी और शहरी वानिकी क्या है ये आपको ध्यान में रखना है। हमारे पहाड़ों में तो इसकी ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है, पर शहरी क्षेत्रों में पड़ती है। कृषि वानिकी क्या है कि कृषि के साथ साथ वृक्षों को भी लगाना, इट्स कॉल्ड कृषि वानिकी। आपने देखा होगा जब आप उत्तराखंड छोड़ के दिल्ली की रोड पे जाते हो
आप दिल्ली पहुंचने के लिए आपको यूपी से होते हुए जाना पड़ता है, मेरठ गाजियाबाद होते हुए जाना है। तो जिन क्षेत्रों में आपको देखने के लिए मिलता है खेती बाड़ी होगी, रास्तों में यूपी वालों के बड़े बड़े किसानों के खेत होते हैं, या आपने ऐसी चीज़ें यूएस नगर में भी देखी होगी, या ऐसी चीज़ें रुड़की लक्सर वाले एरिया में भी देखी होगी कि लोग अपने खेतों में क्या कर रहे हैं, धान लगा रहे हैं या खेती बाड़ी कर रहे हैं, जो भी लगा रहे हैं। मेरा काम है आपको समझाना, और मैं समझाने पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, वजह है कि लिखाने की तो आप समझने का प्रयास भी करें। ओके, लोग अपने किसान अपने खेतों में खेती बाड़ी करते हैं, और खेतों के जो मींड होते हैं ना, मींड हम गढ़वाली में मींड बोलते हैं, जो किनारे किनारे खेत की छोटी छोटी हिस्से होते हैं, खेतों के बीच में मींड टाइप के होते हैं ना, जहाँ खेत बटा होता है, जो भी बोलते होंगे उसे हिंदी में। तो वहाँ पे क्या लगा देते हैं, पेड़ लगा देते हैं। और हमने शहरी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा देखे, लिपस्टिक के पेड़ उन्होंने लगाया जाता है, लिपस्टिक के पेड़ उन्होंने लगाए रहते बड़े बड़े, जो भी बोलते उस पेड़ को, है ना, ऐसा देखा होगा तुमने। तो वो आता है कृषि वानिकी के तहत, कि खेत के बीचों में तो खेती कर दी और किनारे किनारे क्या लगा दिया, वृक्ष लगा दिए। ठीक है। और शहरी वानिकी किसके तहत आता है, शहरी वानिकी में आता है कि जो रोड है आपकी, सड़क है, तो सड़क में बहुत ज़्यादा साउंड पॉल्यूशन भी होता है, एयर पॉल्यूशन भी होता है। ठीक है। तो सड़कों के साउंड पॉल्यूशन को, एयर पॉल्यूशन को ऑब्जर्व करने के लिए सड़कों के किनारे क्या लगाया जाता है, वृक्ष लगाए जाते हैं। सड़कों के किनारे क्या लगाया जाता है, वृक्ष लगाए जाते हैं, और इट्स कॉल्ड शहरी वानिकी। शहरी वानिकी में सड़कों के किनारे वृक्ष लगाए जाते हैं, और कृषि वानिकी में खेती के साथ उनकी मींडों पे भी वृक्ष लगाए जाते हैं। और ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था, केंद्रीय वानिकी परिषद, सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है, जो कि 1948 में शुरू हुआ था। बात समझ में आई आपकी? उम्मीद करता हूँ बात समझ में भी आई होगी, और बहुत महत्वपूर्ण है, समझा रहे हैं आपको तो आपको समझना भी पड़े। ओके मेरे भाई। मेरे भाई नेक्स्ट आपको लिखना पड़ेगा, और मेरे दोस्त आप लिखेंगे 1950। 1948 के बाद अगर हम जाते हैं तो हम जाते हैं 1950 में। 1950 में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके याद रखना, वन महोत्सव की शुरुआत हुई थी। 1950 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वन महोत्सव स्टार्ट हुआ था। वन महोत्सव की शुरुआत कब हुई? तो सर वन महोत्सव की शुरुआत 1950 में हुई, और ये के मुंशी साहब द्वारा शुरू किया था। मुंशी याद कर लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आप सभी लोगों को इसके बारे में पता भी था, आई नो। के मुंशी द्वारा वन महोत्सवों की शुरुआत की गई थी। हिंदी की क्लासेस भी आपकी जल्दी अपलोड होगी। आजकल उत्तराखंड की क्लासेस मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और आप बिलीव नहीं करोगे, रात के 1 बज गए होंगे। कितना बज रहा है? हाँ, अभी तो देखो, अभी तो 12 बज रहे हैं, खैर 1 तो नहीं बजा, मगर 11:53 हो चुके हैं, है ना। तो दिन भर टाइम नहीं मिलता है, इतना इजी भी नहीं है कि क्या बोलूँ तब, कि मैं बहुत फ्री हूँ और मैं काम कर लूँ, ऐसा कि वीडियो ही बना लूँ। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं दिन भर में बहुत सारे काम होते हैं, अब पढ़ने के लिए पढ़ाना भी पड़ता है। ऐसा तो नहीं है कि पढ़ना नहीं पड़ेगा, कि मैं मुंह उठा के आऊँ और चलो भाई बना लूँ, है ना, वीडियोस को, मतलब मुंह उठा के आया हूँ, खैर बट ऐसा भी नहीं होता है, चीज़ें ऐसी भी नहीं होती है कि पढ़ना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, बहुत सारी किताबें देखनी पड़ती है, किताबों से समझ में आता है, यूट्यूब देखना पड़ता है, गूगल देखना पड़ता है, अपने डेली काम भी करने पड़ते हैं, एक आध ऑफलाइन क्लासेस भी पढ़ानी पड़ती है, थोड़ा बहुत फिजिकल फिटनेस के लिए टहलने घूमने भी जाना पड़ता है। तो मैं अपनी तरफ से 100% देता हूँ, तो आप इस बातों को समझिए। वन महोत्सव, तो हिंदी का बात यहाँ पे इसलिए आया, ये महोत्सव शब्द में कौन सी संधि है, ऐसा क्वेश्चन आता है हिंदी में, और काफ़ी बार आता है। तो ये आपको पता है, इसको अगर 2 भागों में तोड़ेंगे तो ये तोड़ेंगे महा प्लस उत्सव, और महा में अंतिम शब्द है आ, और इधर अंतिम शब्द है उ, और आ और उ मिला के बनाते ओ, और इस वाले रूल को बोला जाता है गुण संधि। बाकी आपकी समझ में आ गया होगा, और जिनके समझ में नहीं आया तो एक बार आप देख लीजिएगा, संधि की क्लासेस मैंने यूट्यूब में अपलोड भी करी है, बाकी परफेक्ट आपको संधि में बना दिया जाएगा आने वाले दूसरी क्लासेस में। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। वन महोत्सव के बारे में फैक्ट पता चल गया। वन महोत्सव कब से कब मनाया जाता है, ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे। तो 1 जुलाई से लेके 7 जुलाई तक मनाया जाता है। 1 जुलाई से लेके 7 जुलाई तक मेनली वन महोत्सव का ये सप्ताह मनाया जाता है, तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रख लीजिए। तो वन महोत्सव कब शुरुआत हुई, किसके द्वारा शुरुआत हुई, कब से कब तक सेलिब्रेट किया जाता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। यहाँ पे हिंदी का एक एक्स्ट्रा फैक्ट था, वो भी मैंने आपको बता दिया है, और ये एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बहुत ज़्यादा आपको लिखाता रहता हूँ। ओके मेरे भाई, चलते हैं नेक्स्ट डेट पे। 1950 के बाद आपको जो लिखना चाहिए वो मेरे हिसाब से लिखना चाहिए आपको 1952। स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति जो आई थी वो 1952 में ही आई थी, ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है,
अपनी डेट क्या बोली मैंने सर मैंने बोली 1952। 1952 आप देख रहे होंगे 1947 में तो भारत आज़ाद हो गया। तो स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति है, स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति कब आई, स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति कब आई, ऐसा पॉइंट आपके पास आएगा। तो स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति सर आई थी 1952 में। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा भी क्वेश्चन है, भले इजी है पर जो बच्चे नए होंगे उनके लिए नहीं इजी है ये, आपको ये याद करना ही पड़ेगा। मैं आपको वनों का इतिहास जिस दिन से पढ़ाया हूँ, तीसरी क्लास ये है, और आज भी ये कंप्लीट हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ठीक है। मैं उतना ही लिखाता हूँ जितना बच्चे को पढ़ना चाहिए। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस में जाओगे तो इतना ही डाटा लिखाएंगे, और कई ऑफलाइन क्लासेस के टीचर ऐसे कि आते हैं और नोट से किताब से इमला बोलना शुरू कर देते हैं। आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ टीचर। मेरे को सही पसंद नहीं है कि ऐसा मैं लिखाता रहूँ, समझाना चिल्लाना बताना ये मेरे को ज़्यादा पसंद है ना, इमला बोल के सही नहीं है। तो जितनी चीज़ आपको लिखाई जा रही, मैं जस्ट ये कह रहा हूँ कि आप रिवाइज टाइम टू टाइम करेंगे, अदरवाइज आप इसे भूल जाएंगे। तो स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति कब आई थी सर, 1952 में आई थी। इसमें एक नियम भी बनाया था, आज़ादी के बाद आया था, कि देश में बहुत बार एग्जाम में आता है क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आता है, देश में कुल 33% पर वन होने चाहिए, 33% पर वन होने चाहिए, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है, 33% पर वन होने चाहिए। तो क्वेश्चन आ सकता है कि वन नीति के अनुसार या देश की स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति के अनुसार देश में कुल कितने प्रतिशत क्षेत्रफल वनों का होना अनिवार्य है। आप बोलेंगे सर 33 पर तो कम से कम वन होने चाहिए, तब बोला जाएगा कि हाँ यार हम प्रकृति के प्रति सजग है और सही तरीके से प्रति का क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, प्रकृति का दोहन नहीं कर रहे हैं। ओके, अब इसको थोड़ा हम डीप पढ़ते हैं, आपको हम पढ़ा रहे हैं तो आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि यही डाटा शहरी क्षेत्रों में कुछ कम रखा गया है और पर्वतीय क्षेत्रों में ये कुछ ज़्यादा रखा है। बोला अगर एरिया पर्वतीय है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में तो पेड़ ज़्यादा होते हैं, है ना, शहर कम है, लोग कम है, तो बोला पर्वतीय क्षेत्रों में 60% पर कम से कम पेड़ होने चाहिए, और अगर शहरी क्षेत्र है तो शहरी क्षेत्र में 25% पर पेड़ होने चाहिए। ओवरऑल बात करेंगे तो ओवरऑल पे कितने परसेंट पर पेड़ होने चाहिए, 33 पर। जस्टिफाई ओनली बोलेगा मैदानी क्षेत्रों में, तो मैदानी क्षेत्रों में कितने पर पेड़ होंगे, ओनली ऑन 25% पर भी। शहरी क्षेत्रों में अगर पेड़ होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ऑल गुड। एंड अगर पर्वतीय क्षेत्रों की बात करेंगे तो मिनिमम आपको 60% एरिया पे तो क्या होने चाहिए, वृक्ष होने चाहिए। ओके, कहीं कहीं पर अगर आप गूगल करोगे तो आपको इस शहरी क्षेत्र का डाटा 20% भी मिल जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। वैसे ये परीक्षा वाणी बुक का डाटा है, अच्छी बुक है, बट फिर भी अगर आपको कहीं पे 20 मिलेगा तो आप 25 नहीं मिलेगा तो आप 20 की तरफ जा सकते हैं। तो हम ईयर बाय ईयर पढ़ रहे हैं और सारी चीज़ें मैंने आपको लिखाई है, आप समझने का प्रयास करें। जो भी चीज़ समझ में नहीं आती है आप वो बेझिझक होकर पूछें। नेक्स्ट डेट मेरे दोस्तों आपको लिखनी चाहिए 1952 के बाद 1964, ठीक है, 1952 के बाद लिखेंगे 1964। 1952 के बाद सर आप 1964 क्यों लिखा रहे हैं, तो मैं इसलिए लिखा रहा हूँ कि ये डाटा तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड से भी संबंधित है, और उत्तराखंड में एक संघ बना था जिसे बोला जाता दसोली ग्राम स्वराज संघ। आप उत्तराखंड के प्रीवियस पेपर अगर सॉल्व नहीं करते तो ये बहुत गलत बात है, आप पुराने पेपर सॉल्व आउट करिएगा। दसोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना 1964 में हुई थी, और इसकी स्थापना किसके द्वारा करी गई थी, सीपी भट्ट द्वारा की, चंडी प्रसाद भट्ट द्वारा दसोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना की गई थी। चंडी प्रसाद भट्ट का जन्म खुद 1934 में हुआ है, और इनका एक इम्पॉर्टेंट करके मैं फैक्ट बोर्ड पे लिख रहा हूँ, वो आपको याद होना चाहिए। इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है, और इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1982 में मिला है। यह बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बाकी पद्म भूषण पद्मश्री ये सारी चीज़ें तो इनको मिली है, गांधी शांति पुरस्कार भी मिला है, और ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें तब पढ़ा चुका हूँ जब मैंने आपको पर्यावरण संबंधी आंदोलन पढ़ाए होंगे। जिस भी बच्चे ने मेरे से प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे तो उसको ये चीज़ें बहुत इजीली याद होंगी। मैंने हर चीज़ को कनेक्ट करके पढ़ाया है, हर टॉपिक में हर चीज़ जो भी मिला है पूरा निचोड़ करके पढ़ाया है। अगर आपने प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे तो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद होंगी, अगर नहीं बनाए होंगे तो फिर क्या कर सकते हैं। सर 1964 में दसोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना हुई थी, जिसकी स्थापना सीपी भट्ट द्वारा की गई थी, और 1934 में सीपी भट्ट का जन्म हुआ है। इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कब मिला है ये सारी चीज़ें मैंने बता दी है, और ये बातें आपको याद भी होनी चाहिए।
1964 से अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो 1964 के बाद इन्हीं से संबंधित एक और डेट आप लिख लीजिएगा, अब वो आता है 1970। 1970 में भी कहीं ना कहीं चंडी प्रसाद भट्ट का नाम आता है, और 1970 में चंडी प्रसाद भट्ट क्या बनाते हैं, द वेरी इंपॉर्टेंट एक संगठन बनाते हैं जिसका नाम है डालों का दगड़िया। ठीक है, क्या बनाते हैं, डालों का दगड़िया। जो थोड़ा सा शहरी क्षेत्र के बच्चे हैं, मेरे दोस्त मेरे भाई, तो डालों का मतलब तो आपको पता होगा पेड़, है ना, नहीं पता होगा आपको बता देंगे। दगड़िया मतलब होता है दोस्त, ठीक है, फ्रेंड। तो आपका भी कोई ना कोई दगड़िया होगा, बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, तो ये है डालों का दगड़ा, कि पेड़ों को अपना दोस्त बनाओ और अपने दोस्त की जैसे हम केयर करते हैं, केयर तो क्या करते हैं, मतलब अपने दोस्त के साथ हम जब से रहते हैं मजबूती से साथ देते हैं, उसको कुछ नहीं होने देते, जो आपका बेस्ट फ्रेंड होगा हम हर मुश्किल में उसका साथ देते हैं, ऐसी डालों को दगड़िया बनाओ और उनका साथ दो, उनको काटो मत, है ना। होता ना फ्रेंड, अगर आपका होता है, अगर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, कोई आपका फ्रेंड है, तो भले गलत भी करेगा तो हम उसका साथ देना पड़ता ना, साथ की यार भाई, अगर उसने गलत कर दिया, मुझे पता है इसने गलत किया, तो बोल नहीं पड़ता नहीं नहीं इसने नहीं किया यार, है ना, क्या करे, स्कूल में बोलते थे ना ऐसे, क्योंकि दोस्त था वो। तो पेड़ों को दगड़िया बनाना है 1970 में। 1970 के बाद भारत ने पूरी दुनिया के लिए 1972 वाला ईयर बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि पर्यावरण से संबंधित है। यहाँ पे क्या हुआ था, एक विश्व सम्मेलन हुआ था, और विश्व सम्मेलन जो हुआ था वो स्टॉकहोम में हुआ था, स्टॉकहोम जगह का नाम है, और यहीं पे बना था यूएनईपी। यूएनईपी को क्या बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे, संयुक्त राष्ट्र। इन्वायरमेंट को क्या बोलेंगे, पर्यावरण। प्रोग्राम को क्या बोल सकते हैं, सम्मेलन। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सम्मेलन या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संगठन, जो भी आप बोलेंगे, ये बना था। यूएनईपी कब बना था सर, 1972 में बना था। 1972 में भी एक डेट आती है, वो डेट आती है 5 जून को, 5 जून 1972 को बना। इसीलिए 5 जून को क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये पॉइंट भी ध्यान रखना। विश्व पर्यावरण दिवस के दिन हमारे देश के छोटे मोटे नेता या बहुत सारे लोग, बड़े नेता भी कुछ पेड़ों को लगा देते हैं। आपने देखा होगा, फोटोज़ अपलोड होती है, एक छोटा सा पौधा वो लगाते हैं, उसके किनारे किनारे 5-10 लोग खड़े होंगे ऐसा हाथ लगा के। मैं तो ये कहता हूँ कि पेड़ लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है उस पेड़ की केयर करना, रक्षा करना, उसे उगाना। तुम हर साल लाखों करोड़ों पेड़ लगा रहे हो, बट पिछले साल जो तुमने पेड़ लगाया था वो किसी का आता पता नहीं दिख रहा है। क्या फ़ायदा कि तुम हर साल कोई पेड़ लगा रहे हो और जो पिछले साल तुमने लगाया तुम्हें उसका आता पता ही नहीं है। तो मैं कहता हूँ पेड़ लगाना नहीं है, पेड़ों की जो लगे हुए पेड़ है तुम उनकी रक्षा भी कर दोगे तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसलिए इस बात को आप समझें, आप वृक्षों को लगाने के साथ साथ उनकी केयर भी करें, ये बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। 1972 से हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे, और जैसे 1972 से हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त, हमको नज़र आएगा 1973। 1973 जब हमें देखने के लिए मिलेगा तो 1973 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी, और वो थी टाइगर प्रोजेक्ट। बाघों को बचाने के लिए टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। भारत में बहुत ज़्यादा बाघ भी नहीं है, ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान में रखना। तो टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी, 1973 में हुई थी। बाघों की संख्या को बढ़ाने के लिए, ये बाघों की संख्या को बचाने के लिए, लोग उनका अवैध शिकार न कर दें, वो विलुप्त हो रहे थे, उनको बचाने के लिए बड़े प्रयास किए गए। उन प्रयासों में से पहला प्रयास था टाइगर प्रोजेक्ट। अभी भी कंटिन्यूसली प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तराखंड में तो परसेंटेज के तौर पे देखा जाए तो बाघों की संख्या में मैक्सिमम वृद्धि हुई थी। उत्तराखंड में बहुत अच्छे तरीके से बाघ बढ़े थे। बहुत सबसे ज़्यादा बाघ नहीं है उत्तराखंड में, मे बी जहाँ तक मैं राइट हूँ, आप कमेंट करके मुझे करेक्ट कर सकते हैं। टाइगर स्टेट पहले मध्य प्रदेश को बोला जाता था, क्योंकि मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा थी, जहाँ तक मुझे पता है, और मेरे को लगता है कि 100% सही है, बट फिर भी कहीं मिस्टेक होगी तो आप क्लियर करना। वर्तमान में बाघों की सबसे ज़्यादा संख्या कर्नाटका में है, और कर्नाटका को टाइगर स्टेट कहना चाहिए। उत्तराखंड का भी कहीं ना कहीं दूसरा तीसरा चौथा रैंक आता है। और उत्तराखंड में जो बाघ लास्ट ईयर रहे होंगे और जब उनकी दोबारा गणना हुई तो परसेंटेज में बढ़ोतरी उत्तराखंड में ज़्यादा देखी गई थी कॉर्बेट नेशनल पार्क में,
ठीक है। तो टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया था 1973 में, और टाइगर प्रोजेक्ट कॉर्बेट नेशनल पार्क से ही चलाया गया था। कहाँ से चलाया गया था? तो कॉर्बेट नेशनल पार्क से ही चलाया गया था। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना। वर्तमान में भी बाघों को बचाने के लिए दुनिया कार्यरत है, और इसके लिए टाइगर डे भी मनाया जाता है। इसके लिए टाइगर डे भी मनाया जाता है। ठीक है। और टाइगर डे कब मनाया जाता है सर? टाइगर डे मनाया जाता है 29 जुलाई को, मेरे बर्थडे के 4-5 दिन बाद 29 जुलाई को टाइगर दिवस या बाघ दिवस भी मनाया जाता है। ऐसे क्वेश्चन एग्जामों में बनते हैं। वीडियो के पेपर में एक दिन क्वेश्चन आ गया था, रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? गौरैया दिवस भी पूछा गया है। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि ये पूछे ही जाते आप दिवस ही रटने लग जाओ, बट ऐसे यूनिक स्पेसिफिक डे आपको याद होने चाहिए। कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं और आते भी हैं। तो 1970 पढ़ा, 1972 पढ़ा, 1973 पढ़ लिया, ये चीज़ें आपको याद करनी है। नेक्स्ट डेट लिखेंगे 1978। 1978 में आपको क्या लिखना है मेरे भाई मेरे दोस्त, आप समझने का प्रयास करें। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कभी क्वेश्चन आएगा उत्तराखंड पहली बार बंद कब हुआ? तो उत्तराखंड पहली बार बंद, उत्तराखंड पहली बार बंद 1978 में हुआ। अब आप बोलेंगे सर उत्तराखंड बंद हुआ, इसका पर्यावरण से क्या लेना देना? हम तो वनों का इतिहास पढ़ रहे हैं या वनों से संबंधित तथ्य पढ़ रहे हैं, इसका क्या मतलब उत्तराखंड बंद हुआ? ये तो आंदोलन जैसा लग रहा है। वाकई में आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आंदोलन में ही बंद होता है उत्तराखंड। और ये जो आंदोलन रहता है ये एक वन आंदोलन रहता है। ये कौन सा आंदोलन रहता है? वन आंदोलन। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड पहली बार बंद हुआ था, तो उत्तराखंड पहली बार बंद होने का रीजन क्या है? राज्य आंदोलन, आज़ादी का आंदोलन, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन, पर्यावरण संबंधी आंदोलन, सामाजिक आंदोलन, समथिंग ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा तो अच्छे खासे बच्चे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बच्चों ने जस्ट इतना याद किया है कि 1978 में उत्तराखंड संभवतः पहली बार बंद हुआ था। आप किसी शहर गांव में रहते होंगे, कस्बे में रहते होंगे, तो जब किसी फेमस पर्सनालिटी की डेथ वगैरह होती है तो मार्केट बंद हो जाता है एक दिन के लिए कि आज भाई मार्केट बंद रहेगा, आज मार्केट नहीं खुलेगा। या देश में कुछ हिंसक घटना होती है, अत्याचार होते हैं, तो उसके विरोध करने में भी लोग मार्केट को बंद कर देते हैं। आपने देखा होगा ऐसी चीज़ें। तो शहर बंद हो रहा है, मार्केट बंद हो रहा है, पूरा राज्य बंद हो रहा है, इट मीन्स घटना तो कोई बहुत बड़ी रही होगी, दर्द तो कुछ बहुत बड़ा रहा होगा। तो 1978 तो हमने नहीं जिया है, बट इट मीन्स जंगलों से संबंधित कुछ कड़े नियम वहाँ पे अंग्रेजों के द्वारा, सॉरी हमारी सरकार द्वारा बनाए होंगे, यूपी गवर्नमेंट द्वारा। तो इसीलिए सरकार के खिलाफ लोगों ने जो आंदोलन किया होगा, और वो एक वन आंदोलन था, इसीलिए 1978 में उत्तराखंड पहली बार क्या हुआ था? बंद हुआ था। ये पॉइंट भी आपको याद रखना। ठीक है। 78 के बाद एक नई डेट आप लिखेंगे, जो डेट मैंने वनों के टॉपिक में सबसे पहले दिन आपको लिखाई है। जिस दिन मैंने वन पढ़ाना शुरू किया उसी दिन मैंने सबसे पहली डेट 1981 लिखाई थी मेरे भाई बंधु आपको। और 1981 में क्या हुआ मेरे दोस्त? 1981 में बना था फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है। सर्वे की स्पेलिंग मुश्किल होगी, ऑफ लिख दूंगा मैं, ऑफ इंडिया, इंडिया भी मैं लिख दूंगा। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कब बना था? एफएसआई कब बना था? 1981 में बना था। और इस एफएसआई का जो हेडक्वार्टर आपको देखने के लिए मिलता है, तो एफएसआई का हेडक्वार्टर आपको देहरादून में देखने के लिए। सर एफएसआई क्या करता है? तो सर एफएसआई जारी करता है वन रिपोर्ट। एफएसआई पेड़ों को गिनता है, जैसे मनुष्यों को गिना जाता है, जनगणना होती है, जानवरों को गिना जाता है, थोड़ी देर पहले तुमने देखा बाघों की संख्या, पक्षियों को गिना जाता है ना। तो बहुत सारी चीज़ें, तो ऐसी ही वनों को भी गिना जाता है। तो वन रिपोर्ट कौन जारी करता है? सर एफएसआई करता है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर का है सर ये देहरादून में 1981 में बना था। पहली बार जब इसने वन रिपोर्ट जारी करी, कभी न कभी तो पहली बार वनों को गिना होगा, तो पहली बार जो वन रिपोर्ट जारी करी थी ये 1987 में करी थी। ठीक है। उसके बाद जो वन रिपोर्ट जारी होती है वो प्रत्येक 2 साल बाद जारी होती है। ठीक है, वो भी याद रखना, प्रत्येक 2 साल बाद वन रिपोर्ट जारी होती है। हर साल वनों को नहीं गिना जाता है, लगभग 2 साल बाद ही वनों को गिना जाता है। ये भी मुद्दा आपको याद रखना चाहिए। वैसे ये सारे फैक्ट मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, बट अगर आपने तब नहीं पढ़े हैं तो आप पढ़ सकते हैं। तो आप पहुँच गए थे 1981, ये पॉइंट है आपको याद रखना। अब लिखिएगा 1982। वन्य जीव संस्थान की स्थापना 1982 में हो गई थी, और वन्य जीव संस्थान की स्थापना भी 1982 में हमारे उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में हुई थी। वन्य जीव संस्थान। तो मेरे दोस्तों एक और पॉइंट आपके पास आ गया 1982, और 1982 में वन्य जीव संस्थान की स्थापना कहाँ पे हुई है? देहरादून में हुई है।
मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट डाटा करवा रहा हूँ। आप देखते होंगे इस टॉपिक से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। प्रीवियस पेपर अगर आप सॉल्व करते हो तो इन क्वेश्चनों को आप बार बार एग्जाम में देखते हो। प्लीज़ इन सारी चीज़ों को नोट डाउन करें। ऐसे नहीं कि लेटे लेटे आप वीडियो देख रहे हैं और आपको लगता है कि लेटे लेटे क्लास देखने से बात बन जाएगी। ऐसी बात नहीं बनेगी, आपको ये सारी चीज़ें लिखनी ही लिखनी पड़ेगी और याद भी करनी पड़ेगी। प्लीज़ इनको नोट करें और याद करें, ठीक है, रिवाइज करते रहें। इसके अलावा आप 82 के बाद ऐसी कुछ चीज़ें देखने के लिए नहीं मिलती। आप 1991 लिख सकते हैं। थोड़ी देर पहले या कल वाली क्लास में हमने थोड़ी बहुत जानकारी, डाटा जुटाया था एफआरआई के बारे में। जब हमने 1906 वाली डेट लिखी होगी वहाँ पे एफआरआई पढ़ा होगा, ठीक है। 1878 से एफआरआई का इतिहास शुरू होता है, 1884 में जाता है, 1906 तक जाता है। एफआरआई को एज ए हेडिंग का तौर पे पढ़ाऊंगा तो पूरी डिटेल पढ़ाऊंगा। वहाँ पे 6 म्यूजियम देखने के लिए भी मिलते हैं, मैं उन सभी म्यूजियम की भी मैं बात करूँगा। एफआरआई को बाद में विश्वविद्यालय घोषित किया जाता है और विश्वविद्यालय के बाद वो 1991 में एफआरआई क्या बन जाता है, डीम्ड विश्वविद्यालय बन जाता है, ठीक है। उत्तराखंड में कितने डीम्ड विश्वविद्यालय हैं ये भी आप मुझे बताने का प्रयास करें। बहुत सारे विश्वविद्यालयों को डीम्ड का दर्जा दिया जाता है जहाँ पे डिग्रियाँ उनको मिलती, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। वो आपने देखा होगा जिस दिन उनका दीक्षांत समारोह होता है, जिस दिन डिग्रियाँ मिलती हैं तो उनको बड़ा सा एक टोपा टाइप का पहनाया जाता है, फूलमालाएँ पहनाई जाती हैं, तब उनका डिग्री दी जाती है, दीक्षांत समारोह होता है। कुछ बोलते भी उसे अंग्रेजी में, पता नहीं क्या बोलते हैं यार, दीक्षांत समारोह मुझे नहीं पता, बट वो अंग्रेजी का वर्ड मुझे याद आ रहा है उसका, बट बता नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे फ्रेंड थे वो जॉली ग्रांट में नर्सिंग कर रहे थे, तो उनका दीक्षांत समारोह मैंने देखा था। तो वो बोलते थे कि हमारा वो डे है, कोई डे बोलते उसे, जिस दिन वो टोपियाँ उछालते, जिस दिन उनको डिग्रियाँ दी जाती, वही, ठीक है। तो 1991 में एफआरआई को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था। बाकी ये ना सोचें आप, हमेशा बोल रहा हूँ कि एफआरआई के बारे में बता नहीं रहा, एफआरआई की क्लासेस आएगी आपके पास, चिंता ना करें। अभी हम इंपॉर्टेंट ईयर डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे कहीं ना कहीं वनों से संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित है, ये बातें आप याद रख लीजिएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं और एक डेट आती है 666, जहाँ पे उत्तराखंड में पौधरोपण नीति आती है। 666 उत्तराखंड में पौधरोपण नीति आती है, ये पॉइंट भी आपने याद रखना है, पौधरोपण नीति, ठीक है। 6 जून 2006 को उत्तराखंड में पौध रोपण नीति आई थी, ठीक है। नई परीक्षावाणी में शायद से या एक ही परीक्षावाणी में कहीं पर इसको 616 भी लिखा है, 6 जनवरी 2006। आप चेक कर लीजिएगा, परीक्षावाणी में ही शायद से इसकी दो डेट देखने के लिए मिलती है, और अगर हमें दोनों ऑप्शन में आएंगे तो हमें इसके साथ जाना चाहिए, वैसे दोनों ऑप्शन में नहीं आएंगे। तो 6 जून 2006 को उत्तराखंड में पौधरोपण नीति आई थी, ये भी आप लिख। एक अच्छा सा क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, वो आप 2017 लिख लीजिएगा। और 2017 में जो बांस है इसे पेड़ से हटा के, पहले बांस पेड़ था, पेड़ से हटा के बांस को घास घोषित कर दिया गया है, ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा। आजकल बांस की बस्किल होती है, बहुत सारे लोग उन्हें काटते भी है, खाते भी है, तोड़ते हैं, सब्जी सुब्जी बनाते हैं, बट वो सारे के सारे इलीगल काम है। इलीगल काम नहीं करने चाहिए हमें, कोशिश यही करें आप। बस्किल जंगलों में होती है, बांस हाथी का काफ़ी फेवरेट भोजन होता है, और अगर हम हाथी का फेवरेट भोजन खा देंगे तो हाथी तभी शहरों की तरफ, हमारे खेतों की तरफ आ रहा है, जब जंगल का उसका भोजन हम खा दें। और अगर हम बांस को, बस्किल को तोड़ रहे, उसकी नई कूपल तोड़ रहे हैं, नया पेड़ जहाँ पे उगना था हम उसको तोड़ दे रहे हैं अपनी सब्जी के लिए, तो नया बांस भी नहीं हो पाएगा, तो हम पर्यावरण के खिलाफ भी काम कर रहे हैं। इसीलिए ये काम नहीं करने चाहिए हमें कि जंगल जंगल जाके बांस को काटे तोड़े, ये इलीगल काम है। और कोई भी इलीगल काम आप ना करिए जिससे प्रकृति को नुकसान हो, देश को नुकसान हो, वो कोई भी काम आपको नहीं करना चाहिए। तो बांस पहले वृक्ष था, पेड़ था, पहले बांस को काटने तोड़ने पर वृक्ष या पेड़ वाला ही कानून लगता था, अभी बांस को वृक्ष से हटा के घास घोषित कर दिया। जब बांस का पेड़ अपनी नॉर्मल जिंदगी आयु जी लेता है तो बेम्बू से या बांस से बहुत सारा उद्योग, फर्नीचर बनते हैं। आपने देखा होगा, मेरे घर जहाँ कोटद्वार में मैं रहता हूँ, कोटद्वार वालों को तो पता होगा, तो यहाँ पे तो कैफ़े का नाम ही है बैम्बू कैफ़े, वो बांस से ही बना रखा है, तो कैफ़े का नाम ही बैम्बू कैफ़े, छोटा मोटा है बट है। आप देखते हैं कि फास्ट फूड कॉर्नर जो कैफ़ेज़ वगैरह बनते हैं तो बहुत सारे बांस से बनाए जाते हैं। सीट गाँव में बैठने के लिए कुर्सी टेबल टाइप का, वो भी बांस से बनाया जाता है, आपने देखा होगा। तो इन चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आप समझिएगा, बांस के बारे में मैंने बताना था, मैंने बता दी, ठीक है।
तो मुझे लगता है कि हमारा जो ये वनों का इतिहास चल रहा था ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है। कुछ डेट्स अगर मिस होंगी या कुछ ईयर अगर मिस होगा तो आप प्लीज़ अपने नोट्स में उन्हें ऐड कर लीजिएगा। मैंने अपनी तरफ से फुल्ली कोशिश करी है। अब बहुत इंपॉर्टेंट डाटा आपको प्रोवाइड करवाया होगा, कहीं ऐसा डाटा होगा जो काम का नहीं है, मीन से कभी पेपर में नहीं आएगा, उसे देख के फीलिंग आती होगी, तो वो मैंने नहीं लिखा होगा। अदरवाइज आपको मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखाई है। प्लीज़ इसे डाइजेस्ट करें। डाइजेस्ट तभी होंगी ये सारी चीज़ें जब आप इसका बार बार रिवाइज करो, ठीक है। एक बीच में एक कॉन्सेप्ट आया था, अब वो कॉन्सेप्ट था वन पंचायत का। अगर आपको याद आ रहा होगा तो बीच में एक कॉन्सेप्ट था जो कि वन पंचायत का था। वन पंचायत कैलाश गैरोलॉजी जी कहाँ से गए थे? मद्रास से। तो वन पंचायत किसकी तर्ज पे बने हैं? मद्रास की तर्ज पे बने। अगर हम 1930 की बात करें तो 1930 में कहाँ? हमारे पौड़ी में, ठीक है। कोई नैनीताल का होगा तुम में से, तुम्हारे नैनीताल का। कोई तुम में से अल्मोड़ा का होगा, आपके अल्मोड़ा का। कोई आप में से पिथौरागढ़ का होगा, आपके पिथौरागढ़ का, ठीक है। 1900 अगर ओवरऑल बात करेंगे कि उत्तराखंड में वन पंचायतों का गठन कब हुआ, तो हम कर देंगे सर 1931। और स्पेसिफाई अगर वो चमोली पूछे, आप में से कोई चमोली का भी होगा, तो चमोली में वन पंचायतों का गठन 1932 में हुआ। इसके अलावा वन पंचायतों में जो सदस्य होते हैं, वन पंचायतों में सदस्य संख्या आपसे पूछी जाएगी, तो सदस्य संख्या होती 9। इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा, सदस्य संख्या 9 होती है। इनमें से 9 में से इनमें से 4 महिला होना अनिवार्य है। 4 महिला होना अनिवार्य है, कंपलसरी है। ये भी पॉइंट आप ध्यान में रखिए। टोटल 9 मेंबर होंगे वन पंचायतों में, और उन 9 में से 4 महिलाएं होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि 5 पुरुष होंगे। 4 महिलाएं होनी चाहिए। अगर 4 महिलाएं होंगी तो 5 पुरुष ही हो गए, मगर अगर महिलाएं 5 होगी तो पुरुषों को 4 होना पड़ेगा। महिला 6 होगी तो पुरुषों को 3 ही होना पड़ेगा। महिलाएं मिनिमम 4 है, ज़्यादा हो भी सकती है। महिलाएं मिनिमम 4 है, ज़्यादा कितनी भी हो सकती, 9 की 9 महिलाएं होंगी, कोई दिक्कत नहीं है, बट 4 तो महिलाएं किसी भी हालत में होनी चाहिए। ओके, ये भी पॉइंट आप ध्यान रखें, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। वन पंचायतों का एक और फैक्ट मैं आपको लिखा देता हूँ मेरे दोस्त, मेरे भाई। 2 ऐसे स्टेट हैं जो हमारे मैदानी स्टेट है। एक स्टेट का नाम है उधम सिंह नगर, यहाँ पेड़ ही नहीं है, क्या करना है। और एक हमारे गढ़वाल में भी है, कुमाऊं के अलावा हरिद्वार, यहाँ पे भी पेड़ों की संख्या कम देखने के लिए मिलती है। अगर चंडी के वनों को छोड़ दिया जाए तो रुड़की, लक्सर, झबरेड़ा वाले साइड आपको पेड़ों की संख्या कम दिखेगी। मैदानी एरिया में पेड़ों की संख्या होती ही कम है। और थोड़ी देर पहले हमने देखा था, इसीलिए मैदानों में पेड़ कम से कम 25% पे होने चाहिए, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में 33% पे होने चाहिए थे, क्योंकि मैदानी भागों में पेड़ों की संख्या कम है। आज ही मैंने तुम्हें पढ़ाया था, इसीलिए मैदानी भागों में कृषि वानिकी होती है कि खेती करो और खेतों के मींडों पे पेड़ लगा दो। कहीं ना कहीं पेड़ प्रकृति के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, हमारे जीवन के लिए हेल्पफुल होते हैं, तो आपको पेड़ों को लगाना चाहिए। आप अगर पेड़ नहीं लगा पाओ तो किसी पेड़ को काटो मत, प्लीज़ इतना कर लीजिएगा आप। यह आपके हमारे इस धरती पे बहुत बड़ा योगदान आपका भी कहा जाएगा, ठीक है। तो 2 ऐसे राज्य जिले हैं, नंबर 1 पे यूएस नगर और दूसरे पे हरिद्वार, जहाँ पे वन पंचायतें नहीं हैं। आपसे वन पंचायतों का कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप वो भी कर लेंगे। ध्यान रखना, कौन से ऐसे 2 जिले हैं जहाँ पे वन पंचायतें नहीं हैं, तो 2। ऐसा क्वेश्चन भी आ जाएगा, उत्तराखंड में कितने जिलों में वन पंचायत है, तो हम बोलेंगे सर 11 डिस्ट्रिक्ट में वन पंचायत है, क्योंकि हमारे यहाँ 13 जिले होते हैं और 13 में से 2 जिलों में तो वन पंचायतें नहीं है। इट मीन्स 11 जिलों में वन पंचायतें होंगी। ये बात आपकी क्लियर है? आपने ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली होगी, वैसे भी आप लिख लिया करो। मैं मुंह से हर एक चीज़ को बोलता हूँ, स्वयं से बोर्ड पे हर एक चीज़ को लिखता हूँ। ऐसा नहीं है कि पहले से लिख के आ गया और यहाँ पे इमला पढ़ दिया। आप मेरे साथ साथ लिखते रहिएगा। जब भी मेरी क्लास आप देखते हैं प्लीज़ कंसंट्रेट होके देखिए। अगर मैसेज आते जो पिंग पोंग करके मोबाइल में, उनको इग्नोर करके, आधे घंटे का मेरा लेक्चर होता है, वो बहुत ज़्यादा डाटा इसमें आपको ही प्रोवाइड करवा देते। ऑफलाइन क्लासेस में यही डाटा 1 घंटे में आता है, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में बच्चों के साथ मौज मस्ती की जाती है, तब पढ़ाया जाता है, उनको गप्पे भी लगाई जाती है। ऑनलाइन में ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है, तो आपको फैक्ट टू फैक्ट डाटा आपको मिल जाता है। तो प्लीज़ आप नोट डाउन करें। किसी में कुछ गलती हो गई होगी तो आप करेक्शन कर सकते हैं, माफ़ कर दीजिएगा मुझे। और क्लास पसंद आई होगी तो प्लीज़, अभी आपने मोबाइल पकड़ा हुआ है, अपने 1-2 दोस्तों को लाइब्रेरी के फ्रेंड में या स्टडी के ग्रुप होंगे, वहाँ ज़रूर क्लास को शेयर करें। धन्यवाद, मिलते एक नई क्लास में।